आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्देशक राज आशु से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। लीजिए सुनिए पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार। गीत संगीत की दुनिया जहां हमारा मनोरंजन करती है, वहीं हमें बहुत खुशी देती है और आत्मिक शांति प्रदान करती है। और हमारी कोशिश रहती है श्रोताओं की कुछ ऐसी ही दुनिया के लोगों से आपको रूबरू कराया जाए, उनकी यात्रा के बारे में बताया जाए और कुछ कुछ जो हम जानते हैं वो भी जानें, लेकिन बहुत कुछ जो नहीं जानते हैं उसके बारे में भी अगर जानकारी मिल जाए तो क्या बात है। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मुखातिब हैं अंकित पांडे। राज आशु के नाम से आप जानते हैं इन्हें, इनका काम राज आशु के नाम से है और ये हैं गायक, संगीत निर्देशक और निर्देशक भी हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं राज आशु जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हम लोग बचपन से फ़ैन हैं विविध भारती के और सुनते हुए आए हैं। इस कार्यक्रम में आने का एक अलग अलग सी फीलिंग है अंदर। चलिए, ये अच्छी बात है कि जहाँ से आप जुड़े रहें और जिसको सुनते रहें वहाँ पर उस मंच पर आकर अच्छा लगता है, एक आत्मीयता सी रहती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि विविध भारती का फ़ैन इस समय स्टूडियो में बैठा बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी होगा कि यार विविध भारती हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो रेडियो में बजना और वो विविध भारती में इंटरव्यू सुनते थे कि यार ये बड़े बड़े लोगों के जो लेजेंड्स हैं उन्होंने अपनी जर्नी बताई है। तो वो जर्नी उनकी सुनते सुनते कोई एक ऐसा उनके बीच का आदमी है जो वो भी इंटरव्यू देने गया है। जी तो ये होती है समय की बात। जी जी हाँ, जिस मंच से आप लोगों को सुनते आ रहे थे उसी मंच पर आप बैठे हैं और अब आज आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जी जी। बहुत 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 बधाई हो धन्यवाद। पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। राज आशु जी, राज आशु के नाम से आप जाने जाते हैं और ये अंकित पांडे आपका नाम है? मेरा पूरा नाम अंकित पांडे है और राज आशु के नाम से मैं जाना जाता हूँ। अंकित पांडे मेरा ऑफिशियल नेम है और आशु मेरे घर का नाम है और राज आगे लगाया गया है। राज आशु के नाम से मैं बतौर संगीतकार निर्देशक काम करता हूँ इंडस्ट्री में। तो चलिए, इस यात्रा में ये सफ़र आपने तय किया और यहाँ पहुँच गए आज, जिसके सपने आपने देखे होंगे, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, म्यूज़िक में तो बचपन से ही था मैं। और मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे फादर जो थे वो कवि थे, बैंकर भी थे, स्वर्गीय श्री अशोक पांडे जी। तो उनके साथ मैंने अब घर में देखा माहौल कि कभी राहत इंदौरी आ रहे हैं, कभी कैब भोपाली साहब आते थे, कभी कोई आता था, कभी कोई। तो एक साहित्यिक माहौल तो था। और संगीत की बात करें तो संगीत मैं कहता हूँ सबको, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है कि ऐसा लोग कहते हैं कि मैंने संगीत को चुना, ऐसा नहीं होता। संगीत आपको चुनता है। तो मैं ये क्या मानता बात हूँ है। कि संगीत ने मुझे चुना। और फिर म्यूज़िक सीखते थे। अब छोटे से शहर में थे हम, शहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में। जी। वहाँ पे फादर की जॉब थी एसबीआई में। तो ऐसा कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं था, क्योंकि हमारे छोटे शहरों में क्या है, या तो लड़का इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा, और कुछ नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्टर या वकील की तरफ देखेगा वो। जी। तो ये संगीत तो दूर दूर तक नहीं आते। ये शौकिया होता है कि पार्ट टाइम आप कर लो, सब देख लो। हाँ, तो थोड़े दिन सीख लो बस, हाँ या हाँ, बस बस आपको बेसिक आता रहे, या फिर जी। आप डिग्री के लिए सीख लो कि आप 4-5 रागे याद कर लो, सिर्फ डिग्री डिग्री निकालो। तो ऐसा ही माहौल था वहाँ पे। जी। लेकिन कहते हैं कि आपके अंदर एक जब आपके अंदर एक ये संगीत घुसता है तो आपको तरीके से एक्सप्लोर करता है वो। तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है। फिर मेरे फादर ने पूछा 12th हो गया, अब क्या करना है? तो मैंने मुझे ग्रेजुएशन तो कॉलेज में तो नहीं करना, म्यूज़िक में हो चुका था ग्रेजुएशन। अच्छा, तो क्या करना है, क्या करना यानी है? कक्षा 12 के बाद आपने संगीत में तो स्नातक हाँ हो गए जी जी थे? जी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो फिर मैं फ्रेंच पढ़ूंगा। अच्छा। मुझे लगा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई जाने देगा नहीं। हाँ हाँ। तो मैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई था नहीं यहाँ पे, जी। तो मैं बोला फ्रेंच पढ़ूंगा। तो तो धीरे से उन्होंने मन बनाया कि कहाँ पढ़ोगे? मैंने कहा पौंडीचेरी में। मैंने पता किया है, वहाँ फ्रेंच कॉलोनी है, मैं अच्छा, फ्रेंच पढ़ूंगा। अब उसके बाद क्या करोगे? इंटरप्रेट। तो उनका सपोर्ट बहुत था मुझे। तो फ्रेंच क्यों पढ़ना चाहते थे आप? मुझे कुछ अलग करना था बेसिकली। अच्छा, ये एमबीबीएस और क्या कहते एमबीए हैं, और ये हाँ सब नहीं जी जी करना जी, था? मुझे नहीं करना था ये। तो मुझे लगा कुछ अलग सा ही बताता हूँ, क्योंकि फिल्म लाइन के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कोई उसमें ऐसा कोई जॉब नहीं होता। तो फ्रेंच पढ़ के मैं इंटरप्रेटर बनूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, फिर उसके बाद म्यूज़िक में सोचूंगा। अच्छा। ये था। तो फादर का सपोर्ट था। फिर मैं फ्रेंच पढ़ने भी गया, 4-5 महीने पढ़ाई की अच्छे से। अच्छा कर रहा था मैं, लेकिन मेरा मन यहाँ लगा हुआ था। हम्म। उसी दौरान यहाँ पे आना हुआ, एक बार मुंबई आना हुआ। मेरे एक फ्रेंड थे जबलपुर के, वो यहाँ पे म्यूजिशियन है, अभी भी हैं। तो वो म्यूज़िक में रहते थे, तो मैं छुट्टी हुई तो उनके पास आया। मेरा और दिल लग गया कि मुझे म्यूज़िक में ही रहना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैं फिर वापस जब गया यहाँ से तो शहडोल गया। मैंने फादर से बोला कि मुझे यहाँ पे आना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन तुम कैसे करोगे? कोई जान ना पहचान।
पढ़ा। यहाँ पर हम आपको ये रोकना चाहते हैं जी कि ये तो जान पहचान की बात हो गई या अच्छा लगा आपको, जी जी। लेकिन संगीत में आपकी क्या महारत क्या थी आपकी, मतलब? नहीं, मैं कंपोज़र तो था, क्योंकि अच्छा। हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं गाता था बचपन से जी आकाशवाणी और स्कूलों में मैं जी जी। म्यूज़िक में था, सीख भी रहा था अपने लेवल पे जो सीख सकते हैं जितना। हाँ हाँ, और कुछ गुरु। मतलब संगीत का आप अभ्यास कर रहे थे बिल्कुल बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो तो क्या संगीत तो बात। अंदर था ही बिल्कुल। हम्म। तो ये था कि मुझे अपना एक नया संगीत बनाना है, कंपोज़र बनना है, ये नहीं था। तो देखिए ऐसा है ना कि अब जब संगीत वाली यात्रा शुरू हो रही है तो एक गीत सुनाइए जो बचपन की बात आ गई, तो कौन सा गीत आप सुनवाते थे? या तो आकाशवाणी की बात करें या स्कूल की बात करें, विद्यालय की बात करें, हाँ तो जी ये जी जी जो जी। जी ऐसे बहुत सारे गाने, जैसे मैं एक गाना है हमें तुमसे प्यार कितना, मैं मुझे बहुत पसंद है, और इत्तेफाकन वो मुझे रिक्रिएशन के लिए मिला, जिसके लिए अवार्ड मिला मुझे, तो श्रेया घोषाल ने गाया था। जी तुम्हें देख के ही ये सांसें चलेंगी, तुम्हारे बिना बना ये आंखें खुलेंगी, मेरी बेकरारी क्यों तुम नहीं मानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या जी बात है, जी। क्या बात है। तो ये इत्तेफाकन मुझे ये गाना मिला, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये गाना मिल रहा है रिक्रिएशन के लिए। तो ऐसा ये गाने बचपन से हम गाते थे, प्रैक्टिस करते थे। मुझे लगता है ये जब मुझे रिक्रिएशन मिला था तो मैंने सबको कहा था कि ये इंडिया का ब्लड है, ये गाना हर इंसान ने गाया होगा, सुना होगा, ये वैसे गाने हैं। दिल तक पहुंचने वाला ये बिल्कुल। गीत है और बोल उतने ही खूबसूरत हैं। जो हम यात्रा चल रही थी हमारी, जी हाँ जी हाँ। जो तो ये विद्यार्थी था हाँ राज हाँ आशु हाँ नाम का, जी वो किस तरह से फिर आकाशवाणी में भी कार्यक्रम देते थे आप? जी जी, बिल्कुल जी देता था मैं। तो फिर वहाँ से ये हुआ कि मुझे आना है, तो मैंने फादर को कन्विंस किया कि मुझे जाना है यहाँ पे। जी। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, लेकिन मैंने कहा मेरी एक शर्त है, क्या? मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए खाली, और मैं 3-4 महीने में मैं कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर वापस मैं पौंडीचेरी जाऊँगा, पढ़ाई पूरी करूँगा, और ऐसा। अच्छा, उन्हें ऐसा लगा नहीं लगता आपको कि ऐसी शर्तें आमतौर पर पिता रखते हैं कि मेरे पिता। कहते हैं कि भाई 5,000 दिया है, 6 साल में टिके तो टिके, नहीं तो वापस आ जाना? नहीं नहीं, देखिए मेरे को जी ऐसा था कि मैं अपने पिता को कुछ किसी तरीके का कष्ट ना दूं। जी। तो मैंने एक तरीके की बात की कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ, और मेरे पिता बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। तो वो क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड था तो वो डरते भी थे, लेकिन सेम टाइम में इतना सपोर्ट था कि ठीक है, हाँ देख लो कोई बात नहीं, देख बहुत लो बड़ी तुम्हारा बात मन है। है, बहुत बड़ी बात है। जी। तो अब मैं यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला 5,000 रुपये तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे लगा था 5,000 में तो 1,000 रुपये खर्च करूंगा, 5 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अच्छा। पहले 1-1.5 महीने में ही मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, कुछ 100-200 रुपये बचे थे जी। कि आना जाना ये वो दन फन, फिर मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो ये किस सन की बात है कि ये हम ये 2006 में। 2006 में जी हाँ 5,000 लेकर आप जी मुंबई आ जी। गए? अब उसके बाद फिर 1.5 महीने ही बीते थे और पैसे, लेकिन मुझे ना इत्तेफाकन एक जगह काम, मैं उसको सुनाने गया, और सीडी लेके हम घूमते थे उस दौरान, अपने कुछ डेमोज बनाए हुए थे। जी। तो हर जगह क्या होता था, लेते थे और साइड में रख देते थे। अब देते थे कि हम बोर हो गए थे, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि मैं ऑटो से जाऊँ। अच्छा, फादर पूछते तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं, क्योंकि बैंक में थे, चेक कर लेते थे वो। तो मैं उनको उल्लू बनाता था कि एटीएम बहुत दूर है, जाने में 600 रुपये लगते हैं, तो मैं पूरे पैसे निकाल के रखता हूँ हाथ में, अच्छा। ताकि उनको ये ना लगे इसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ओहो। तो मैं सोच रहा था यार कुछ हो नहीं रहा है 1-1.5 महीने, और मैं हर दिन 3 से 4 ऑफिसेज जाता था। मतलब कई ऑफिसेज तो आज मैं हंसता हूँ कि मैं वहाँ क्यों जाता था, वहाँ तो म्यूज़िक का कुछ काम ही नहीं था। लेकिन पता नहीं था, तो जानकारी जी नहीं हाँ थी। जी हाँ, तो कई जगह जाना आना होता था। तो फिर वो एक ऑफिस से गया मैं और सीडी दी, और वो उन्होंने उठाया और ऐसे साइड में रख दिया, हाँ सुन लेंगे। तो मैंने कहा लाइए वापस कीजिए मुझे। अच्छा। तो कहते हैं 1.5 महीने का फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था अंदर। तो उन्होंने जी। बोला क्यों? मैं कहा अब जहाँ जाता हूँ सब लेते हैं और साइड कर देते हैं। जी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम सुन लेंगे। मैं कहा मुझे नहीं लगता आप सुनेंगे, आप मुझे दे अच्छा। दीजिए। बात बहस में एक आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे, वो आ गए और उन्होंने बोला अरे अरे क्या हो गया क्या? मैं कहा नहीं मेरे पास ना सीडी के भी पैसे नहीं है, तो हाँ। क्यों वेस्ट करूँगा अगर आपको जी। सुनना नहीं है तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम सुनेंगे। उन्होंने ले लिया, तो मुझे लगा बीच बचाव करके कोई बात नहीं, हम बात खत्म हो गई है। मतलब मामला शांत करने हाँ के लिए उन्होंने ले ले लिया, हाँ आपको आपका ऐसा नंबर लगा? बताइए, मेरा नंबर भी ले लिया, ठीक है। रात को 2 बजे उनका कॉल आया। मैं सोचा किसका कॉल आ रहा है मुझे मुंबई में 2 बजे रात को, कि यार मैं ये गाना सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा गाना मुझे, मेरे लिए कुछ रिमिक्स बनाओगे क्या आप? मैं कहा रिमिक्स? अच्छा। अब मेरे लिए रिमिक्स भी नई चीज़ थी उस समय। जी। ठीक है कल यहाँ पे आ जाओ। मैं पहुँचा उनके घर पे सुबह सुबह ही, एक्साइटमेंट भी था। अब वो मुझसे पूछ रहे कितना पैसा लोगे, तो मुझे पता ही नहीं, आज तक मैंने काम ही नहीं किया, क्या बोलूँ। तो मैंने बोला आपको जो देना है वो दे दीजिएगा। अच्छा, तो आपने ऐसे कह दिया? जी हाँ। तो मुझे का कुछ पता ही नहीं, मैंने प्रोफेशनली तो कभी कुछ काम किया नहीं था यहाँ पे। जी।
मुझे पता ही नहीं स्टूडियो कितने में मिलता है मुझे, तो उन्होंने फिर बोला 10,000 रुपीज़ पर सॉन्ग दूंगा, 5 गाने हैं। वो मेरी पहली कमाई थी। वो गाने बने और वो कहीं बाहर किसी देश के लिए बना रहे थे, वो लेके गए, उन्होंने वहाँ पे रिलीज़ किया। वहाँ से मेरे काम शुरू हुआ, मेरे को फिर जिंगल्स मिलने लगे छोटे छोटे। ये जो आप बता रहे हैं कि 10,000 उन्होंने पर गाने कहा, तो उसमें आपको बोल लिखने थे गीतों के कि लिखे हुए मिल रहे नहीं, वो लिखे हुए थे का आपको बस कंपोजिशन करना जी हाँ है? जी। अच्छा उसको नए तरीके से मुझे डिज़ाइन करके देना था। अच्छा तो मैंने म्यूजिकली डिज़ाइन करके दिया और वो पैसे मिले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 50,000 रुपीज़ मुझे मिले जी। और अंदर से एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी। फादर को बोला, अब मैंने उनको बताया कि मुझे काम मिलना शुरू हो गया है। आपने जब बताया कि सबसे पहला जब आपको कंपोज करने को मिला और आपने बताया कि 10,000 रुपये पर गीत मिले थे, जी। तो कौन सा गीत था वो? वो कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो मुझे मिला था और मुझे बहुत पसंद भी है वो। बहुत पसंद है। तो मुझे जब वो गाना मिला तो मैं, अरे यार ये तो कमाल है। और वो जिस तरीके से कंपोज्ड है और जिस तरीके से आया था, वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी ने सुना है, जबकि वो एक भोजपुरी फिल्म थी। जी। लेकिन जिस तरीके से उसको पॉपुलैरिटी मिली, वो किसी हिंदी गीत से कम नहीं मिली उसको। क्या होता था, धीरे धीरे स्ट्रगल चल रही, छोटे छोटे ऐसे इस काम को सुना के दूसरा काम थे, तो लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था। फिर 2008 की बात है, मैं किसी जगह पे स्ट्रगल ही कर रहा था, गया था, वहाँ पे एक राइटर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला, यार बहुत अच्छा गाना सुनाते हो, कल आ जाओ इस जगह पे। तो जिस जगह पे बैठे थे तो मुझे लगा, यार ये क्या जो बुला रहे हैं इनको सीरियस लूँ या नहीं लूँ। तो हाँ ठीक है हम बोल के निकल आए। अब जिस टाइम भी उन्होंने बोला था 11:15 बजे, उनका 11 बजे फ़ोन आ गया, आ रहे हो ना? अब मुझे याद आया अगले दिन के लिए कि मैंने इनको कल प्रॉमिस किया, हाँ मैं पहुँच जाऊँगा। मैं कहा हाँ सर मैं आता हूँ। कहाँ पे आना है? बोले ये तो ज़्यादा दूर नहीं था। मैं कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा। तो बेमन से मैं, क्योंकि वहाँ बोल गया था, लेकिन मैं जब घुसता हूँ तो देखता हूँ बाबा आर्ट्स लिखा हुआ है फिल्म, अंदर बड़े बड़े प्यार तूने क्या किया, प्योर इश्क, टार्ज़न द वंडर कार, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ ये कौन से बड़े ऑफिस बुला लिया इस आदमी ने, मतलब उम्मीद नहीं किया था मैंने जी। उन्होंने बोला एक ऐसा है कि दोस्त है, 2 दोस्त हैं, आपस में लड़ाई कर ली है, गाना करना है आपको। तो मैं ठीक है सर मैं करके आता हूँ। बोले नहीं करके आता नहीं हूँ, आपको अभी सुनाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने बोला लिरिक्स? बोले लिरिक्स भी आप ही सोच के सुना दो, अभी टाइम अच्छा। नहीं है, क्योंकि हमारा फिल्म रिलीज़ पे है, हमारा म्यूजिक डायरेक्टर से झगड़ा हो गया है, तो इस जगह पे एक नया लड़का चाहिए था, तो इन्होंने तुम्हारी तारीफ़ की है जो सज्जन बैठे थे कल, तो अभी सुनाओ। तो मैं बोला तो कोई लिखने वाला भी नहीं है? बोले नहीं लिखने वाला भी नहीं है। तो मुझे लगा था या तो मैं वहाँ से उठ जाऊँ ये बोल के कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, होगा नहीं होगा, ये मौका मिलेगा नहीं, या तो मैं ट्राई कर लूँ। 2 ऑप्शन बचे हुए थे। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारे मकान मालिक, तो वो हर बात पे ना बोला करते थे, यार ये ताला टूट गया यार, बड़ा मतलब ये हो गया यार वो, तो मुझे वो वर्ड बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो मैंने बनाया यारा रुठ गया, दिल टूट गया, सब छूट गया, यारा रुठ गया। क्या बात उस पर गाना बनाया और वो गाना सुनाया और उन्होंने बोला बहुत अच्छा, आज ही रिकॉर्ड करो। मैं सोच रहा हूँ अरे यार ये क्या हो रहा है। अब जब गाना रिकॉर्डिंग पे, अच्छा उस समय राजा हसन एक सिंगर हैं, कहा उनको गाना है, वो आए, तो उनका भी पहला गाना एज ए प्लेबैक सिंगर, मेरा एज ए कंपोजर पहले फिल्म। तो हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों बड़े मन से, अरे यार मेरा भी पहला गाना है मेरा। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो उस समय मेरे को डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि यार इसमें ना लास्ट में ये डालना, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। मैं बोला ये क्यों डालना है? बोले ये माय फ्रेंड गणेशा का सीक्वल है ना, माय फ्रेंड गणेशा 2। मैं कहा ओह, तो मुझे पता नहीं था उस समय तक। तो वो मैंने गाना रिकॉर्ड किया है और उसके बाद अगले दिन डायरेक्टर का फ़ोन आया, आप लोग पे ही शूट करना है हमको। फिर शूट भी और तुरंत, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। क्या बात है। जी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बहुत अच्छा दौर गुजरा, लेकिन फिर सब बच्चों वाली फिल्म आने लगी मेरे पास। यहाँ पर आप वो जो आपने पहला लिखा जी गीत, जी उसको खुद गा के सुनाइए। जी जी जी। ओ थम जो पास था दिल के खास था, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था, मुझको अकेला छोड़ गया, दोस्ताना तोड़ गया, यारा रुठ गया, दिल टूट गया, सब छूट गया, यारा रुठ गया। जी ये गाना था। तो इससे शुरू हुई कहानी। फिर मैं जिंगल्स की तरफ ज़्यादा जाने लगा, मुझे अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, जो मुझे ऐसा लगता था यार इस फिल्म में कुछ गाना बना के मज़ा आएगा। या फिर धीरे धीरे आपने बताया कि पहले बच्चों की फिर फिल्में आपको मिलने हाँ बहुत लगी। सारी आनी। फिर मैं उसके बाद मैंने की भी एक फिल्म थी चुटकी बजा के, बच्चों की थी, फिर और आने लगी। तो मुझे लगा ऐसा ना हो जाए मैं बच्चों का ही कंपोजर बन के रह जाऊँगा। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए फिर मैं एड्स की तरफ गया, फिर बहुत सारे एड्स के जिंगल के, वो जर्नी चलती रही। फिर एक फिल्म, क्या पैसे आपको मिलने लगे? हाँ पैसे मिलने लगा, मैं मतलब ऐसा हो गया कि मैं अपने खर्चे संभाल सकता हूँ। ये वो घर वालों को भी यकीन आ गया, मतलब फादर ने देख लिया कि एक पिक्चर आ गई इसकी, स्थिरता आ गई। हाँ। फिर वो पूछते भी नहीं थे कि पौंडीचेरी के बारे में कि क्या है। और तो आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरा सामान, मेरी साइकिल सब वहीं थी। अच्छा। हाँ जो थी वो मैं, अब तो उन लोग भी नहीं जिनके पास थी। तो फिर यहाँ पे सब चलने लगा धीरे धीरे। और उसके बाद फिर
2014 में एक फिल्म थी लखनवी इश्क, जिसमें शेखर सुमन के बेटे थे अध्ययन सुमन, तो उसके लिए मैंने म्यूज़िक कंपोज किया। और उसमें एक गाना था तू आईना है मेरा, मोहम्मद इरफान ने गाया था। और वो गाना, वो उस फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ हो गया, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। अच्छा। हाँ, इत्तेफाकन, और म्यूज़िक रिलीज़ हुआ और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। इसके बाद फिर मेरे को बहुत सारी फिल्मों से ऑफ़र आने लगे और उसी दौरान मुझे फिल्म मिली जो सोनू सूद प्रोड्यूस कर रहे थे, तू तक तू तिया। सोनू सूद, तमन्ना भाटिया और प्रभु देवा जी थे, और उसका टाइटल ट्रैक ही था ये। और वो मैंने गाना किया और वो मेरा एक बड़ा ब्रेक था, कमर्शियल ब्रेक था 2015 में। उसके बाद फिर तो फिल्में आने लगी। फिर मैंने बाईपास रोड नील नितिन मुकेश की वो की, हमें तुमसे प्यार कितना करणवीर बोरा की वो की, राष्ट्रीय फिल्म्स की हम चार आई थी उसका म्यूज़िक किया, शर्मन जोशी की फिल्म आई थी काशी, उसका म्यूज़िक किया, रोमियो अकबर वॉल्टर आई थी रॉ जॉन अब्राहम की, उसका म्यूज़िक किया। फिर स्वीटी वेट सेनर आई, तेरा इंतज़ार, बहुत सारी फिल्में आने लगी। फिर वो सिंगल्स का भी दौर आया, एल्बम्स भी करना शुरू हो गए काफ़ी, मतलब मैंने एल्बम्स का दौर आया। जी हाँ, क्योंकि जब हम आए थे ना, वो एक ऐसा दौर था जो स्टार्ट में हम सुन सुन के जिसको बड़े हुए थे, वो एल्बम्स का दौर था। लेकिन जब हम काम करने आए तो एल्बम जा चुका था यहाँ से। बीच में एक दौर ऐसा आया था, जब हम बचपन में थे तो हम सुनते थे डूबा डूबा रहता हूँ मोहित चौहान, आप सावन में लग गई आग मिक्का सिंह, या लकी अली को हम सुनते थे, बाबा सहगल सुनते। तो हमारा वो बचपन था कि सबके एल्बम आते हैं। अलका जी का एल्बम आया था, तो अदनान सामी का भी तो नज़र मिलाओ, तो हमारा चाइल्डहुड टाइम था कि अरे यार क्या क्या बात है, हम भी जाएंगे एल्बम बनाएंगे। लेकिन इत्तेफाकन जब हम आए तो वो एल्बम का दौर ख़त्म हो चुका था बीच में। तो फिर धीरे धीरे शुरू होने लगा मामला कि यार कुछ एल्बम भी आएंगे। और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने श्रेया घोषाल के लिए एल्बम किया है, मैंने शान के लिए किया है, मोहित चौहान के लिए किया है, पॉपकॉर्न के लिए किया है, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के लिए किया है, बहुत सारे सिंगर्स के लिए किया है, अमित मिश्रा के लिए किया है। तो इन सब के बोल कौन लिखता है फिर? अलग अलग राइटर्स थे। अच्छा। जी सिर्फ आप संगीत? जी, मैंने कंपोज किया है पूरा। कंपोज करते हैं? जी हाँ, मैंने कंपोज किया। मैंने कुछ वीडियोस डायरेक्ट भी किए हैं और कंपोज भी, जैसे मोहित चौहान का भी। अच्छा, वीडियो भी आपने डायरेक्ट किया है? जी, मैंने जो आपको धीरे धीरे फिर फिल्म के निर्देशन पर ले जाता है? जी, मेरी तैयारी वैसी थी कि मुझे फिल्म मेकर बनना था। मेरी नज़र में एक आदमी दिखता था मुझे, विशाल भारद्वाज, ये म्यूजिक से कैसे डायरेक्टर बने, ये वो, तो मुझे वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती थी। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत मन से गाना बनाते हो और डायरेक्टर उतना अच्छा शूट नहीं कर पाता, तो आपको ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो मैं ही कर लिया होता है यार। इस गाने को मैंने क्या सोचा था और इन्होंने क्या कर दिया। आपके ख्वाब कोई और देखे, ये जी टूटने जैसा हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे और मैं एड्स करते करते फिर एड प्रोड्यूस करने लगा, धीरे धीरे डायरेक्ट करने लगा वीडियोस की तरफ। तो फिर फिल्म म्यूज़िक भी चल रहा था, डायरेक्शन भी चल रहा था। फिर 2019 में ये हुआ कि यार मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैं सीपी को बोला, मेरी वाइफ को, कि हम फिल्म प्लान करते हैं। उन्होंने भी बोला फिल्म प्लान करते हैं, डायरेक्शन? मैं कहा हाँ मुझे बना, मैं उनसे बहुत पहले से बोलता था कि मुझे डायरेक्शन में जाना है। फिर 2019 में एक कहानी थी वो 3 दिन जी, और वो हम लोग प्लान किए। और मैंने संजय जी को फ़ोन किया, संजय मिश्रा जी को, कि सर मैं एक कहानी करना चाहता हूँ एज ए डायरेक्टर। ये वो बोले अच्छा, अगर मुझे कहानी अच्छी लगेगी तो मैं फ़िल्म कर लूँगा। अभी मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ, लेकिन मुझे एक फ़िल्म अच्छी लगेगी तो ही करूँगा। ठीक है सर। मैंने वो सीपी ने साथ में लिखा था, तो उसको बाद मैं नरेट करने के लिए संजय जी को गया, संजय जी को सुनाया और संजय ने कहानी सुना, बोले यार तो कहानी तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी कहानी, इमोशंस हैं इसमें, मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ से एक कड़ी शुरू हुई कि एक एक्टर आ गया आपके पास, अब कहानी करना चाहता है। फिर मेरे एक फ्रेंड है पंचम सिंह, एज ए लिरिसिस्ट आए थे बहुत पहले वो। अच्छा। फिर वो उस विधा में उतनी कामयाबी मिली नहीं, स्ट्रगल ज़्यादा था, तो उन्होंने अपना एक अलग काम शुरू कर दिया। फिर हम मिले 2019 में, हम 2006 के दोस्त हैं। अच्छा। साथ के जी। फिर मिले तो वो बोले हाँ यार हम साथ में मिलके करते, तो हमने वो फिल्म शुरू की, वो 3 दिन। फिर वो एज ए डायरेक्टर वो फिल्म कंप्लीट हुई और फिर वहाँ से लौट के आए। फिर इसकी एडिट चली रही थी, ये प्लान है वो दूसरी फिल्म करते हैं। फिर हमने कुतुब मीनार फिल्म प्लान की, वो फिल्म की, उसको बर्लिन इंडी फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला जी। अभी वो रिलीज़ होगी, वो रिलीज़ नहीं हुई जी। फिर उसके बाद वो करके आए थे, उसका चला, तो फिर हमने एक और नई कहानी करते हैं पाताल पानी, फिर हमने पाताल पानी शूट की। इस तरीके से 3 फिल्में एज ए डायरेक्टर हो गई, अब चौथी जा रही है। तो ये फिल्मों की बात है, लेकिन अगर हम संगीत की बात करें तो कितने गीत आपने अभी तक कंपोज किए हैं? जी होंगे करीब 500 से भी ऊपर होंगे। क्या बात है। जी हाँ होंगे। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं खुद भी भूल जाता हूँ, कि कई बार आते हैं तो मुझे लगता है अच्छा ये मेरा कंपोज है। सुनने में हाँ ये, क्योंकि बहुत सारे जिंगल्स भी मैंने किए हैं, बहुत सारे कैंपेन भी मैंने किए हैं, गवर्नमेंट के कैंपेन भी किए हैं जो बहुत सारे हिट्स हैं काफ़ी। और एल्बम्स किए हैं, फिल्म का म्यूज़िक किया है, टेलीविज़न किया है,
तो करते करते बहुत तो होंगे अनुभव काफ़ी। बहुत हो गया है, हाँ, लेकिन उम्र बहुत कम है आपकी। और यहाँ पर इस पड़ाव पर हम थोड़ा सा पीछे चलना चाहेंगे। जी धड़ाधड़ आप फिल्मों के नाम बताते जा रहे हैं। जी लखनवी इश्क के बाद आपने बताया सोनू सूद वाली फिल्म का जी, नाम, तू तक तूतिया। तो इसका गीत सुनाइए। बिल्कुल। जी। क्या हुआ था कि जब मेरे पास रात में कॉल आया इनका, सोनू भाई का, कि हम गाना करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा है। तो सोनू पाजी से मैंने बोला क्या है गाना, बोले कुछ भी बना दो। उनका अच्छा। नरेशन था लेकिन अच्छा लगना चाहिए बस। तो क्लब की बीट बना दो, ऐसा कुछ करके। तो हम लोगों ने थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश करके लिरिक्स जो अभी मॉडर्न ट्रेंड में चल रहे हैं, तो रोज़ क्लब में जाने को हम टाइम टू टाइम निकलते हैं, ऑनलाइन तितलियां हम फाइन से फाइन पकड़ते हैं, डेली सिंगल रेडी टू मिंगल, अख लड़ा लो, तू तक तू तिया है जमा लो, बेबी इंस्टा दी शौकीन है जमा लो, तू तक तू तिया। राज आशु जी, ये जब आपने अचानक से नाम लिया सीपी का, और जो आप कह रहे हैं पत्नी जी है आपकी, जी जी। तो भाई यहाँ थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि कैसे विवाह हुआ, कहाँ से ये आपकी जीवन संगिनी बनी? हाँ देखिए, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि हम क्लासमेट भी हैं और हमने साथ में पढ़ाई की है। हाँ, एक 4th 5th तक हम साथ में पढ़े, फिर सीपी का अलग स्कूल था कहीं पे। अच्छा, ये बचपन वाला प्यार है, क्या नहीं, बात है। प्यार नहीं था उस समय, लेकिन अच्छा। हम साथ में सहपाठी थे। सहपाठी थे, जी कक्षा जी 3-4 वाले, जी वाह। जी। उसके बाद फिर वो म्यूज़िक सीखते थे, म्यूज़िक से दोनों कनेक्टेड थे। जी। फिर आफ्टर 12th हमारी मुलाकात हुई, फिर एक अफेयर जैसा हुआ, लेकिन हमारे घर वाले बड़े समझदार थे। तो मेरे फादर ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, हाँ। हमको खबर मिल रही है इधर उधर से ऐसा। तो मैंने हाँ मेरा अफेयर तो है। किस लेवल का अफेयर है, क्या करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो? मैं कहा हाँ। बोले ठीक है, फिर यहीं टिके रहना। उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर भी पिता का सपोर्ट मिला। बिल्कुल सपोर्ट मिला। और इस मामले में सीपी की मम्मी भी उतनी वो थी कि वो प्रोफेसर थी वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम लोग का था कि नहीं, हम करेंगे। हम पे माँ बाप का सपोर्ट भी था और एक विश्वास भी था कि नहीं, ये गलत नहीं करेंगे और ये जिम्मेदार लोग हैं, अपने जिस भी विधा में जाएंगे जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। तो वो एक अच्छी बात थी। फिर हम लोग की एक तरीके से म्यूज़िक वाले थे, आर्टिस्ट थे दोनों, तो हमारी थिंकिंग थॉट प्रोसेस सब मिलती थी। और फिर आपको जब आपकी पसंद के लोग, आपकी पसंद की बातें करने वाले, आपके जैसे सोचने वाले मिलते, तो आपका मन लग जाता है। मन लगता है, फिर समय कहाँ गुजर जाता है पता पता नहीं नहीं चलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। शहडोल की आप बात कर रहे हैं, तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ था, मेरे फादर उस समय पोस्टेड थे मानपुर में, शहडोल के बाजू में ही है। अच्छा। और मेरा जन्म हुआ था रीवा में। रीवा में। जी हाँ, 8 मई मेरे पैदाइश है। 1985 में मेरा जन्म हुआ था। इतनी कम उम्र में आपने इतनी ढेर सारी सफलताएं अपनी झोली में रख ली हैं, और चेहरे से भी श्रोताओं को हम बता दें कि भाई बिल्कुल लगता है कि अभी पढ़ भी रहे होंगे, हो सकता है पढ़ के अभी निकले हैं, कुछ ऐसा ही लगता है बस। जी, मेरे साथ ऐसा होता था पहले। मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत अतरंगी किस्सा। मैं कई बार उदित जी से बोलता भी हूँ ये बात। अच्छा। जब मैं यहाँ पे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आया तो 19 साल की उम्र थी मेरी। तो मैं कुछ कंपोज कर रहा था और उदित जी को गाना था। तो उदित जी आए, तो उन्होंने मेरे को देखा, और मैं बहुत दुबला पतला भी था उन दिनों। तो बोले कंपोजर कौन है? मैं कहा मैं। बोले क्या उम्र है आपकी? तो मैं 19 साल। बोले आपको पता है, मेरी उम्र छोड़ दीजिए, मेरे को गाते हुए 26 साल हो गया। मेरा गाने का एक्सपीरियंस भी तुमसे ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा था उस समय। फिर देखिए, आप काम करते चलिए, कब क्या टाइम गुजरता पता नहीं चलता। और मैं बड़े बड़ों से सीखा है मैंने कि आप काम करके भूल जाइए, उसका मज़ा है। अगली दुनिया सोचिए, क्योंकि यहाँ मैं कहता हूँ ना, हम लोग की दुनिया में हर दिन आपको नया सोचना है। भूल तो जाइए, लेकिन जब आप पहली बार मिले किसी बड़े आदमी से, या जिसकी आपको ख्वाहिश थी, जिसके आपने सपने देखते थे, वो तो समय आप नहीं भूले होंगे। वो कौन सा क्षण था? अब देखिए, मेरे साथ मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत सारी लर्निंग भी मुझे मिलती रही। जी। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सब कंपोजर्स, सिंगर्स, इन तक जाना, इनको सुनना। और मैं शान का बहुत बड़ा फ़ैन था। जी। तो जब मैं कंपोज करके उनको गाना गवा रहा था तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं उनको गाना गवा रहा हूँ। वहाँ हम बहुत से दोस्त हैं, शान दादा, और बहुत प्यारे हैं वो, हमसे बहुत कुछ लर्निंग भी मिलती है हम लोग को। तो वो एक अद्भुत दिन था मेरा। और एक बार ये लर्निंग मिली थी मेरे को, जब मेरी माई फ्रेंड गणेशा भी नहीं आई थी उस समय। प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी एक रिहर्सल कर रहे थे कुमार सानू के स्टूडियो में, कुछ अरेंजमेंट का कर रहे थे। तो मुझे पता चला कि यार प्यारे लाल जी आए हुए हैं। तो मैं पहुँच गया। तो मैं पहुँचा उनके पास, तो उन्होंने बैठाया, हाँ हाँ बैठो बैठो, क्या करते हो? मैं कहा मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। कौन सा गाना रिलीज़ हुआ है आपका? मैं कहा अभी तो कुछ रिलीज़ नहीं हुआ, कोई फिल्म मिलेगी तो बोले तो फिर आप म्यूज़िक डायरेक्टर कैसे हो गए? मैं बोला हाँ सर, लेकिन बनने की। बोले हाँ, आप बोलो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनने की स्ट्रगल कर रहा हूँ।
जी। तो मुझे भी यकीन हो, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम कहते हैं ना मैं सिंगर हूँ, जब तक आप रिलीज नहीं हुए तो आप सिंगर नहीं है, आप सिंगर सिंगर नहीं। बनने की स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। तो मुझे भी ये लर्निंग मिली कि हाँ। कि अभी तो उसके बाद से यात्रा मैं जब है। जी उसके बाद मैं किसी से मिलता तो तो मैं यही बोलता था, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने की स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी। तो ये लर्निंग फिर जब रिलीज हुई उसके बाद भी एक बार मैं इनसे मिला, मैं कहा सर मैं अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हूँ। तो क्या बात है। जी, तो इस तरीके से जर्नी रही और आशा जी के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के तो सारे ही सिंगर्स क्या के साथ। अनुभव रहा आशा जी के संग काम करने का आपका? बहुत अच्छा, मतलब देखिए क्या होता है, हम यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे जी। और वो गा रही थी। अब मुझे लगा कि मैं इनको कैसे बोलूँगा कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अब इनको तो हम बोलने में भी आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, जी। लेकिन उन्होंने इतना कूल कर दिया माहौल को कि आप हाँ बार बार बोलती थी नहीं नहीं आप कुछ लग रहा है तो आप बोलो, कुछ लग रहा है तो आप ओहो। बोलो। और 3 घंटे रिकॉर्डिंग चली और 3 घंटे वो खड़े होके गाती रही, उन्होंने ऐसा? मतलब बैठा भी नहीं उस दौरान उन्होंने। तो ओह। वो और अब ये बात मैं आपको अभी 4-5 साल पहले की बता रहा हूँ। तो सोचिए आप इस एज में भी उनका डेडिकेशन देख करके ये लगा कि तभी ये लेजेंड का कहलाते हैं ये। क्या बात है। जी 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 इसीलिए हमने जानना चाहा कि क्या आपको अच्छा लगा जी जी उनका? सीखने का मौका मिला कि अपने काम के प्रति कितना वफादार हैं जी। वो आज भी इस उम्र में भी। वो समर्पण है, तभी 3 घंटे बिल्कुल खड़ी रही। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पूरा गाना एक एक पूरा मुखड़ा गाती थी, फिर उसको दोबारा गाती थी, फिर तिबारा गाती थी। जी। कई बार मैंने बोला कि इसको ऐसा, हाँ हाँ तुरंत तुरंत। तो मतलब वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं आशा जी के साथ काम कर रहा हूँ। जी। तो वो सबसे अच्छी बात है कि जब मेरे को संजय मिश्रा जी भी कहते हैं कि सामने वाले को आप ये फील ही मत होने दो कि आप कौन हो, तब तो आपकी बड़ाई है वहाँ पे। तो ये उनसे सीखने को मिला मेरे को, आशा जी ये के उनका साथ। बड़प्पन है। जी जी आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आपने सुना गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्देशक राज आशु से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।